Hello students, this is Mukesh Kumar and you are watching me on my YouTube channel The Gyanam Study Point. जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ रखा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कूलम्स लॉ. तो कूलम्स एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हुए थे जिन्होंने हमें एक रूल दिया था, एक लॉ दिया था, एक फॉर्मूला दिया था दो चार्जेस को लेकर के. उसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ. तो इनके अकॉर्डिंग क्या था भाई, देखते हैं भाई. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, the magnitude of electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of their magnitudes. यहां से हम एक बार फिर से ध्यान देंगे. the magnitude of electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of the magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them. कहने का मतलब हुआ कि अगर हम दो पॉइंट चार्ज ले लें जिसका नाम है, पहले का नाम दे दिया गया Q1 और दूसरे का नाम दे दिया गया Q2. दो पॉइंट चार्जेस हमारे पास जिनको एक सेपरेशन पे रखा गया है, वो सेपरेशन दी हुई है R. टू पॉइंट चार्जेस केप्ट इन अ सेपरेशन R. दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है वो R गिवन है. इन दोनों को थोड़ी दूरी पर रख दिया गया है और इनके बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम या एयर है. अब इनके बीच में कोई दूसरा मीडियम नहीं है. तब के लिए कूलम्स ने क्या बताया था कि जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इनके प्रोडक्ट के, इन चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इट मींस F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2. ये पहला स्टेटमेंट हो गया अकॉर्डिंग टू कूलम्स. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. और यही जो फोर्स होगा इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, यानी कि जो डिस्टेंस r है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. इट मींस 1/r². ये स्टेटमेंट इनका दूसरा हो गया. फिर से मैंने याद दिला दे रहा हूं, कल मैंने बात की थी, पिछले वाली वीडियो में मैंने बात की थी कि जो चार्ज होते हैं आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करते हैं. अगर लाइक चार्जेस हैं तो वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है. अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो चार्ज गिवन है, ये नहीं बताया गया है कि दोनों लाइक हैं या दोनों अनलाइक हैं. ओके, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी अप्लाई हो सकता है. उसी को एक साथ बोला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू टाइप का हो सकता है. उसकी नेचर क्या रहेगी, या तो वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा या तो वो रिपल्सिव नेचर का होगा. इट मींस कि जो फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में, उनका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. अगर इन दोनों इक्वेशंस की हम बात करें, मिला दे, तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2/r². अब यहां से हम F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² कर लें. वेयर 1/4πε0 is proportionality constant. कई जगह पर ये प्रोपोर्शनल हटा करके ऐसा भी लिया जा सकता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r². हम अपने इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि जहां पे हमने 1/4πε0 लिया गया, कई बुक्स में से K लिया गया है, K को भी यहां पे बोला जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो ये आ गया हमारे पास कूलम्स का लॉ. फोर्स की यूनिट थी न्यूटन, तो हम लिख देंगे यहाँ पे न्यूटन. अब बात करते हैं कि ये जो लिया गया है इसकी वैल्यू क्या रहेगी. तो 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ होता है. और इसकी जो यूनिट रहेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर रहेगी. 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब एक यहाँ पे टर्म्स और दिख रहा होगा कि ये जो हमें ε0 दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे. तो यहाँ पे है ε0 इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. इलेक्ट्रिकल
permittivity of air or vacuum। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम है। अब इस एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये उसकी यूनिट होती है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में से क्या पूछा जाता है कि यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला गिवन होगा, या फार्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स गिवन होते हैं। तो फार्मूले की बात कर ली जाती है कि यहाँ पे दो चार्जेस है, मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की कि दो चार्जेस ले लेने हमको, Q1 एंड Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो जो इनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा वो कैसे बताया जाएगा, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 होगा और F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर होगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them। दोनों के यहाँ पे लिख लेंगे, एक साथ लिख लेते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया जाएगा 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे जो दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात अगर की जाए कि इनकी जो यूनिट्स हैं वो कहां से आते हैं, तो हम अपने मेन फॉर्मूले के पास चलते हैं कि अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी है तो कैसे निकाला जाएगा। तो ये अपनी जगह पे रहेगा, r को हम इसके साथ लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और Q1 Q2 को हम इसके अपॉन में ले जाएंगे। कहने का मतलब F की जो यूनिट हो जाएगी वो होती है न्यूटन, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर लगा है तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये Q1 Q2 इसके अपॉन में आ जाएंगे। तो पहले ही बता रखा है मैंने कि जो चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है कूलम्ब, तो दो बार चार्ज है इसमें यहाँ पे हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर। तो ये यूनिट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम भूल भी जा रहे हैं यूनिट इसकी तो कैसे निकाल लेंगे, अपने मेन फॉर्मूले के पास चलते हैं जो कि कूलम्ब लॉ के द्वारा निकला हुआ है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वायर। इसकी बात अगर कर रहे हैं तो r इसके साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, Q1 Q2 अपॉन में आ जाएंगे, मींस 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बात करते हैं अगर एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट इस जगह पे आ जाएगा और F इस जगह पे चला जाएगा। इट मींस एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करें तो 1/4π ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इससे कोई मतलब नहीं है, बचता है 1/f Q1 Q2/r स्क्वायर। तो Q1 Q2 इस बार के ऊपर हो गया, इट मींस यहाँ पे हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें इस बार इसलिए मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शनल में से, ऑब्जेक्टिव टाइप में से कभी कभी वैल्यू ही पूछ दी जाती है, या सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो जैसा कि स्टूडेंट्स कूलम्ब लॉ से जो हमारे पास फोर्स आया है वो आया है F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r स्क्वायर। ये कब आया है बेटा, जब दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम था वो क्या था, या तो वैक्यूम या तो एयर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, r थी। तब के लिए फार्मूला हमारे पास कूलम्ब्स ने बताया कि F = 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वायर। अगर अब बात कर दी जाए कि सेम चार्जेस हैं अभी भी, Q1 है Q2, डिस्टेंस भी दोनों के बीच में अभी भी सेम है, उतनी ही डिस्टेंस पे रखे हैं, बट इनके बीच में अब कोई अनदर मीडियम रख दिया जाए, मतलब अब इनके बीच में कोई भी मीडियम रखा है, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम रखा हुआ है, अब एयर या वैक्यूम नहीं है दोनों के बीच में, तब के लिए फोर्स क्या होगा। तब हम यहाँ पे फोर्स किसी भी मीडियम पे, ठीक है, तो मीडियम के लिए फोर्स निकालते हैं, तो वहां पे हो जाएगा बेटा 1/4πε0 K Q1 Q2/r स्क्वायर। यानी कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में से कोई एक मीडियम रख दिया जाए तब वहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा F = 1/4πε K Q1 Q2/r स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ
मीडिया ऑफ दैट मीडिया, जो भी वहां पे मीडियम रखा होगा बेटा उसके लिए है वो। कोई भी मीडियम हो सकता है, मतलब बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। इट मींस यहाँ पे मीडिया लिख दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडिया, ये जो एप्सिलॉन है, अगर एप्सिलॉन नॉट होता है तो उसको अभी मैंने क्या बताया था कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इससे एक बात पता चलती है बेटा कि अगर हमने दोनों बीच में कोई मीडियम रख दिया है, दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रख दिया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। मतलब दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, उसमें कमी आ जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे जो के है, के को बोला जाएगा बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे जो के लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है? मीडियम के लिए लिया गया है, तो यहाँ पे के को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। और के इज इक्वल टू 1 होता है बेटा फॉर एयर, ठीक है, और के इज इक्वल टू 80 होता है फॉर वाटर। ये जो के लिया गया है ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो बच्चों समझ में आया होगा कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम या एयर है तो फॉर्मूला ये है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एफ वैक्यूम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे हमें दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम रख दिया जाए, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम रख दिया जाए, तब एफ क्या हो जाएगा 1/4 नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा मीडियम का, उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे फोर्स थोड़ा कम लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो दोनों चार्जेस के बीच में, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाता है कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम रखने पर। तो अभी तक ये रहा। अब चलते हैं भाई, इसको देख लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका। अब बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या करना है हमको कि 1 बाई, हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन। यहाँ पे अब हमें बात करनी केवल एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? अभी मैंने बताया था कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम यूनिट से डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। ये जो कूलम्ब है वो किसका यूनिट होता है? चार्ज का। तो चार्ज की जो डायमेंशन होती है बेटा वो होती है AT, और चार्ज में स्क्वायर लगा हुआ है कूलम्ब में, हम भी यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन लगाएंगे, अपॉन में लिखा न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट होता है बेटा? फोर्स का। तो यहाँ पे फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? MLT-2। और है यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है मीटर में है, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है? L, इसमें स्क्वायर लगा देंगे। अब हम ठीक से इसको लिख लेंगे इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे बेटा देखो m जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m⁻⁻1, यानी कि m इनवर्स आ जाएगा। l यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, टोटल मिला के 3 टाइम। जब ऊपर जाएगा तो ml-3 हो जाएगा। ये T2 है ऊपर पॉजिटिव, T-2 नीचे, जब ऊपर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो T4 हो जाएगा। और ये भी ए में स्क्वायर लगा था तो यहाँ पे A2 हो जाएगा। m-1 l-3 T4 A2, ये डायमेंशनल फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट का। वो चाहे एप्सिलॉन हो या एप्सिलॉन नॉट हो, मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी चाहे मीडियम की हो और चाहे एयर या वैक्यूम की हो, दोनों की यूनिट सेम रहती है और दोनों का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम रहता है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आया है? m-1 l-3 T4 A2। तो कूलम्ब लॉ में इतना ही था कि कूलम्ब लॉ क्या होता है? तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर वहां पे कोई भी अनदर मीडियम रख दिया जाए उन चार्जेस के बीच में, तब F = क्या हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो K की वैल्यू होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन जानेंगे हम लोग कि m-1 l-3 T4 और A2 होती है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
और जो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो अभी कूलम्ब लॉ में सिर्फ इतना ही था। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञानम स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।